एक बार फिर से स्वागत है घटना चक्र में आपका। हम चर्चा कर रहे हैं नेताओं, राजनेता खास करके जो चुनावी भाषण दे रहे हैं और चुनावी भाषण में जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, गृह मंत्री को गाली दे रहे हैं, क्या ये चुनावी जंग में भी इसे जायज़ माना जा सकता है? क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती और ऐसी कार्रवाई कि इस तरह का भाषा का इस्तेमाल ना करें? लेकिन उससे पहले हमारे साथ मौजूद हैं श्याम जाजू साहब है, राष्ट्रीय सचिव है भारतीय जनता पार्टी के, और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। श्याम जी, तमाम तरह के नेता, किसी भी पार्टी के नेता पीछे नहीं है जुबानी जंग में, और जिस तरह की जुबानी जंग है उसमें जो शब्दों का इस्तेमाल है, जिस भाषा और जिस शैली का इस्तेमाल है, क्या यह भारतीय जो शालीनता है शब्दों के उसके विपरीत नहीं है? निश्चित रूप से राजनीति में जो भी बोला जाता है वो तोल के बोलना चाहिए। राजनीति का शिष्टाचार सम्मत भाषा का प्रयोग होना चाहिए, वो पार्लियामेंट में हो, जनता में हो या रास्ते पे हो। पर दुर्दैव से अभी दिख ऐसा रहा है कि लोग अपनी मर्यादाओं का भंग करके किसी भी भाषा का शब्द प्रयोग करके टेम्पररी इफेक्ट उसका लेना चाहते हैं और उसकी स्वाभाविक रिएक्शन जनता में आती है। और बड़े बड़े नेता भी इसमें कसर नहीं छोड़ रहे। जैसे सोनिया जी ने नरेंद्र मोदी जी का उल्लेख करते समय गुजरात में मौत का सौदागर कहकर उनका उल्लेख करना, स्वाभाविक इसकी रिएक्शन गुजरात में आई और इसका तमाचा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा। ये केवल एक पार्टी दूसरे पार्टी पर इतना ही सीमित नहीं है। राहुल जी ने भी, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जब विदेश में है तो उनके अध्यादेश के बारे में रिएक्ट करते समय जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी और जिस प्रकार का नॉनसेंस शब्द का उन्होंने प्रयोग प्राइम मिनिस्टर को उल्लेख कर किया, यह भाषा देश में क्या संदेश देती है? इसमें कौन सी मैच्योरिटी जाती है? मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी के अंतर्गत हो या पार्टी के बाहर हो, राजनीति में संयम, संवाद और शिष्टाचार ये तीनों बड़े महत्वपूर्ण शब्द है। उसका उपयोग होना चाहिए। कोई भी बेतुकी लैंग्वेज यूज करके राजनीति में कोई अपना स्थान बना पाएगा, ऐसा नहीं होता है। आज तक लोगों ने लालू जी को कुछ भी मजाक से लिया है, कभी लालू जी के बयान लोगों ने सीरियसली लिए नहीं। दिग्विजय सिंह भी ऐसे बोलते हैं, लोगों ने उनको लाइटली, उनकी पार्टी भी लेने लग गई है, उनको लोग सीरियसली लेते नहीं। पर इस प्रकार के बयान और इस प्रकार का इंप्रेशन इतना बड़ा ओहदा रखने वाले राजनीतिक क्षेत्र के लोगों ने रखना और राजनीति का माहौल बिगाड़ना, यह एक विकृत मनोवृत्ति है, ऐसा मुझे लगता है। आरोप नरेंद्र मोदी जी पर भी लग रहा है। आज कांग्रेस के जो प्रवक्ता है वो कह रहे हैं कि मोदी जी और मर्यादा के बीच में कोई संबंध नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने भी कहा है कि अगर पैसा के बारे में बात की थी, उन्होंने कहा कि पैसा क्या अपने मामा के घर से ला रहे हैं राहुल गांधी, तो कह रहे हैं कि हम पैसा दे रहे हैं, केंद्र से पैसा दे रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि अगर माँ बीमार है तो बेटे को दे दे जिम्मेदारी। तो लगता है कि चौतरफा ये किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं है। बात केवल मोदी जी की नहीं है। जिस प्रकार का शब्द प्रयोग सोनिया जी ने भी किया, राहुल जी ने भी कहा कि हम पैसे भेज रहे, मैं पैसे भेज रहे, ये कौन से पैसे भेज रहे? स्वाभाविक रिएक्शन लोगों की आती है भाई, उसमें हमारे देश की हमारी सरकार भेज रही है और उसका, और जैसे कि ये ऊपर से भेज रहे, अपने खजाने के भेज रहे और वहां रमन सिंह उसका फ्रॉड कर रहे और वहां लोगों तक पैसा पहुंच नहीं रहा। इस प्रकार की भाषा से आप कौन सा मैसेज देते हैं? ये कोई अच्छा मैसेज है कि मैं उसका जवाब जो है वो क्या सही भाषा में नहीं? इसलिए एक्शन की रिएक्शन आती है। कभी भी इस प्रकार के गवर्नमेंट का पैसा हम भेज रहे, हमने दिल्ली से पैसा भेजा, वो कहां गया, यानी क्या कह रहे हैं आप? ये क्या कहना चाह रहे हैं कि 10 साल से छत्तीसगढ़ जो था वो गरीब ही रह गया और हमने पैसा भेजा, बीच में कहीं अटका है? कोई भी रिस्पॉन्सिबल राजनेता को यह भाषा शोभा नहीं दी। बिल्कुल वही यही सवाल है कि किसी भी रिस्पॉन्सिबल नेता को इस तरह की भाषा शोभा नहीं देता। तो ये चीज तो तमाम नेताओं पे, नरेंद्र मोदी पे भी लागू होगा या उन पे लागू नहीं होगा? नहीं, सबको लागू होती है। और जो उन्होंने बीमारी का भी विषय किया, ये बीमारी का विषय राजनीति में शुरू किया राहुल जी ने। जब फूड सिक्योरिटी एक्ट के दिन सोनिया जी को एडमिट होना पड़ा तो सबसे पहले उनको उनके स्वास्थ्य का संदेश और उनको सदिच्छा देने का ट्वीट नरेंद्र मोदी जी ने और सुषमा जी ने किया था। तो राजनीति में इतना तो अपना प्रोटोकॉल, इतनी डिग्निटी तो हर एक लोग मेंटेन करते हैं। राहुल जी ने उसको इमोशनल करके सब पब्लिक मंच पर लाकर उनकी बीमारी पब्लिक कर दी। तो उनकी बीमारी अगर उनके बेटे ने पब्लिक करी और उस पर किसी ने रिएक्शन की तो उसको उस भाव से नहीं। सवाल यही है कि जब देश के पुष्पेंद्र, जब देश के बड़े नेता, दिग्गज नेता जब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है तो छुटभइये जो लोग प्रचार करने आते हैं, जो आम आदमी पार्टी के प्रचार करने, साजिया इल्मी के प्रचार करने के लिए एक कोई MTV का या कोई एंकर आया, टीवी एंकर आया, उसने गृह मंत्री के खिलाफ जिस तरह का शब्द का इस्तेमाल किया,
तो इससे कहीं ना कहीं ये भी लोग सीखते देखते हैं कि बड़े नेता इस तरह के बोल रहे हैं, तो हम कुछ भी बोल रहे हैं तो इसको कौन देखेगा। नहीं, एक चीज तो है, देखिए दिलीप, पार्टियों के अलावा आप देखें इस वक्त पूरे समाज के अंदर एक हिंसा का दौर है और हिंसात्मक तरीके से लोग अपनी बात को मनवाना चाह रहे हैं। मुझे लगता है ये तमाम सारे बयान हैं, चाहे वो एमटीवी का हो, चाहे शिंदे का हो, दिग्विजय का हो, मोदी का हो, राहुल का हो, शकील का हो, अलवी साहब को, तमाम सारे लोग जो हैं कोई ना कोई कम शब्दों में एक ऐसी बात कहना चाहते हैं जो अपने जो विरोधी है उसको चुभे। मैं समझता हूं ये हिंसा की जो भाषा की हिंसा का जो खेल शुरू हुआ है, ये एक के बाद एक जो है, और इसमें लोग स्कोर करने पे लगे हुए हैं कि किस तरीके से अपनी बात को बातों के बीच में ही कहें। अब अगर आज नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि वो बार बार कहते हैं कि वो पैसा हम भेज रहे हैं, तो क्या उनके मामा के यहां से? अब अगर इसमें सबको पता है, जो लोग सुन रहे हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, जो 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 इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको समझ में आ रहा है कि ये मामा का जो नाम उन्होंने लिया है, ये इसका इशारा किसकी तरफ है। तो मैं वही बात कह रहा हूं कि चाहे दिग्विजय हो या दूसरे लोग हो, ये तमाम सारे लोग कहीं ना कहीं अपने विरोधी को शब्दों से नहीं भेद पा रहे, तो गाली देके, खराब शब्द कह के उसको चुभाना चाहते हैं ताकि उसकी प्रतिक्रिया हो। और उस प्रतिक्रिया के चलते बहुत सारे लोग, जिनको आपने कहा छुटभैया नेता और छुटभैया पार्टियां, उनके पास कोई बहुत बड़ा इतिहास नहीं है बताने के लिए, उनके पास बेचने के लिए नया कोई कार्यक्रम नहीं है। आज देखें कि जितनी भी बहस हो रही है वो किसी मुद्दे पे नहीं हो रही, किसी विषय पे नहीं हो रही, किसी आइडियोलॉजी पे नहीं हो रही, इस बात पे हो रही है कि वो काले थे कि नहीं हम पीले थे, वो सेकुलर थे कि नहीं हम सब धर्मनिरपेक्ष थे। ये एक पुरानी किताबों में से निकाल के पूरे मुद्दों से हटा करके लोगों को कुछ और बताने, भावना मुद्दों में ले जाने की जगह हो रही है। और इसलिए आप किसी को भी देखें कि आप अभी पिछले दिनों की बात देखें कि राहुल गांधी ने जिस लाइन पकड़ी थी, उससे ऐसा लगता था कि ये जो बात मीडिया में लगातार चल रही है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी इस बाहर पोलराइज होगी सोसाइटी, अच्छा खासा वो अपना फूड बिल और लैंड बिल बेच रहे थे जगह जगह जाके, हर मोहल्ले, हर गली, हर मंच से कह रहे थे कि हमने रोटी दी है, आधी नहीं पूरी देंगे। यकायक उनको लगा कि ये बात कोई ले नहीं रहा है, लोगों की समझ में नहीं आ रही है। लोग समझ रहे हैं कि 80 रुपए किलो प्याज है, ये फूड बिल से क्या होगा, रोटी कहां से आएगी, दाल कहां से, तो उनको भी हटे। और उसके बाद फिर वो उस ट्रैक में चले गए जिस ट्रैक में वो आना चाहते थे। फिर उन्होंने आईएसआई का बयान दे दिया, फिर मुसलमान की बात कर दी, फिर हिंदू की बात कर दी, फिर इनको 65%, फिर के रहमान ने कुछ बोल दिया, फिर कर्नाटक के मंत्री ने कुछ बोल दिया। तो मैं समझता हूं कि ये फिर एक एक्शन का रिएक्शन है, उसमें कोई कम है, कोई ज्यादा है। कभी मुलायम सिंह के लोगों को लगता है तो वो कहते हैं कि इनको नहीं बनना चाहिए, वो चाय बेचने वाला था, फिर वो कहते हैं नहीं वो बूट पॉलिश बनने वाला। तो मैं समझता हूं कि टोटलिटी में अगर देखें तो इसके दो कारण हैं। एक तो यह है कि जिन नेताओं की बात शकील साहब ने ब्रेक पर पहले कही थी कि जो लोग थे उस वक्त वैचारिक मतभेद था, आज ऐसा लगता है कि विचार है नहीं, मतभेद जो है अगर इनको छूट दे दी जाए तो जिस किस्म के सीन हम संसद में देखते हैं बहस के दरमियान कि लोग हाथ जूतन पे जहर हो जाती है, माइक उखाड़ के मारते हैं, तो मुझे लगता है कि वो जो एक पर्दा होता है बातचीत का, जो कहीं मर्यादा होती है, वो खत्म हो चुकी है। और अब अपने विरोधी को किसी भी तरीके से नीचा दिखाना है, उसको पीटना है, उसको गाली देनी है, ताकि मैसेज ये जाए कि देखो हमने अपने विरोधी के साथ ये किया है। इसके पीछे सारी मानसिकता ये है। शकील साहब, तीन बातें हैं। एक है कि आप अपने विरोधी को नीचे दिखाएं क्योंकि आपके पास कुछ कहने को सार्थक नहीं है, आपके पास ऐसी चीजें नहीं है जो आप जनता को विचारधारा के आधार पे, मुद्दों के आधार पे, नीतियों के आधार पे या कार्यक्रम के आधार पे जो लोगों को आप प्रभावित कर पाएं। इसलिए आप सुर्खियों बटोरने के लिए, महज अपने विरोधियों को नीचा दिखाने के लिए इस तरह का जो अभद्र भाषा है या इस तरह का जो आक्रामक भाषा है या ऐसी भाषा जिससे आपको कि तात्कालिक स्कोर आप करने में कामयाब होते, इसलिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल एकदम सही आप कह रहे हैं, 100%, इसमें कोई शक ही नहीं है। देखिए, आज तक हम देखते आए हैं, सुनते आए हैं, पब्लिक में भी, राजनीतिक दलों के बीच में भी बातचीत करते हैं जब अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, तो सब लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी है, कांग्रेस पार्टी की अपनी एक सिद्धांत है, कांग्रेस पार्टी की अपनी एक मर्यादा है। बाकी जो कई नई पार्टियां हैं उनमें तो मर्यादा है नहीं कहीं पर। और अभी आप देख लीजिए, हम नाम क्या लेना चाहेंगे, हमारे भाई ने तो अभी ऐसा कहा कि जैसे सिर्फ एक ही व्यक्ति के ऊपर सारे, सबसे ज्यादा अभद्र और गलत भाषा का अगर इस्तेमाल की शुरुआत अभी की पॉलिटिक्स में शुरू हुई है तो वो गुजरात से शुरू हुई है, वहीं से शुरू हुई है। नहीं, गुजरात से शुरू हुई है ना, वो आज से नहीं, बहुत पहले से। जाइए, जिस तरह की बात
की गई है। अब उसके बाद अब आप छोटी छोटी बातों को मौत का सौदागर, और चाहे वो काम वही करे लेकिन वो बातों को पसंद नहीं है। तो ये जो अभी जिस तरह का इस्तेमाल उन्होंने लफ्जों का किया है, जिस तरह से लोगों के प्रति उन्होंने बयान जारी किए, तो ये तो शुरुआत आपने वहां की है, लेकिन उसका जवाब उसी स्टाइल में देना हम नहीं समझते कि कांग्रेस के नेताओं को ऐसा करना चाहिए, और ना कर रहे हैं ऐसा। लेकिन आप देखिए शकील साहब कह रहे हैं कि कोई जानवर ही मजाक, शब्दों का इस्तेमाल देखिए, शब्दों का चयन को देखिए। इस शब्दों अभी तो हमारे भाई श्याम जाजू जी कहे कि रिएक्शन होता है, तो ये जो न्यूट्रल का, एक सेकंड मेरी बात, तो अगर न्यूट्रल का उस वो जो न्यूटन का उस लॉ की बात हो, तो वो तमाम दलों तो सभी जगह है, लेकिन हम समझते हैं कि कांग्रेस फिर भी इन सबों के कंपैरिजन में बहुत अच्छे भाषाओं का इस्तेमाल करती है। इनके कंपैरिजन में इनके पास तो भाषा ही नहीं है, इसलिए कि हम समझते हैं कि इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है, इनके पास एक ही प्रोग्राम है, तो धर्म के आधार के वोट पड़ना है। इन्होंने कह दिया, अभी श्याम जाजू जी ने कह दिया कि वो अपने घर से लाएंगे, या जो उनको जिस तरह से मोदी जी का बयान, अरे केंद्र की एक सरकार है, एक राज्यों की सरकार है, तो जो चीफ मिनिस्टर होता है या प्राइम मिनिस्टर होता है या जो पार्टी होती है, उसका एक कल्पना ये कहने का होता है कि उनकी सरकार, तो व्यक्ति की नाम के साथ कहा जाता है कि इस व्यक्ति की सरकार, उस पार्टी की सरकार। अगर केंद्र की सरकार यूपीए की सरकार है, यूपीए की चेयरपर्सन कहती है, यूपीए का घटक दल अगर कहता है कि हमने पैसे भेजे और इस्तेमाल नहीं, कोई गलत नहीं कहता है, ये तो कहा जाता है, ये ट्रेडिशन है चीफ मिनिस्टर के नाम से। अब गुजरात के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि कैसे मैं बनवा दूंगा मंदिर जाके वहां उत्तराखंड में, कैसे वो कहते हैं, उनके घर के पैसे से वो मंदिर बनाना चाहते थे। तो ये शब्दों को सिर्फ इस तरह से उलझाने की ये कोशिश कर रहे हैं, और क्योंकि इनके यहां जो ट्रेनिंग मिलती है ना, यही तो है कि शब्दों के जाल ही की तो ट्रेनिंग मिलती है यार। तो जो बाकी की ट्रेनिंग कहां हो रही है? नहीं, बाकियों के हम नहीं मानते, सोशलिस्टों का पुराना इतिहास जानते हैं, जो बिखरे पड़े हैं सोशलिस्ट लोग, उनका इतिहास आप जानते हैं कि 10-10 घंटे एक मीटिंग में झगड़े करते हैं, 10 दिन भी 10 महीने उनका इतिहास है कि 10 महीने एक साथ नहीं रह सकते हैं और 10 महीने से ज्यादा अलग नहीं रह सकते हैं। तो उनके भाषाओं का तो एक ट्रेडिशन है, और वही सोशलिस्ट पार्टी के डिफरेंट अगर एंगल से आए हुए टूटे हुए ब्रेक हैं, चाहे वो बिहार में हो चाहे वो यूपी में हो, तो उनके भाषाओं की बात तो हम कर ही नहीं सकते हैं। ये तो मैं कांग्रेस की भाषा की बात नहीं, कांग्रेस में कोई ऐसी भाषा जो शकील साहब कह रहे हैं, इनका आदर करता हूं, लेकिन शकील साहब ने जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की बड़े मूल्य और मान्यताओं की बात की, और यहां से फिर बात गुजरात में ले गए, लेकिन गुजरात में ये बता नहीं पाए कि जब गुजरात में पहली बार सोनिया गांधी ने कहा था मौत सोनिया गांधी के पहले भी बताना चाहिए। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप एक तरफ तो लाइन खींच दी आपने कि हम तो बैठे हैं मचान पे और बाकी हैं सब जमीन पे, और हमारे पास भाषा है, हमारे पास मूल्य है, मर्यादा है, तो फिर आप कितने भी लोग बुरे हो जाएं, कितने भी लोग विघटनकारी हो जाएं, आप अपने मूल और परंपराओं और उस आस्था को क्यों छोड़ रहे हैं? क्या सोनिया गांधी उस पूरी 125 साल पुरानी कांग्रेस की परंपरा को निभाते हुए उन्होंने कहा, अगर नरेंद्र मोदी से आप कहते हैं कि हमें तवक्को है, उनकी तो फैक्ट्री में यही सिखाया जाता है, समाजवादियों को यही सिखाया जाता है, तो भाई आप क्यों बिगड़े? अगर कुत्ता भौंक रहा है सड़क पे तो आप क्यों भौंकने लगे? आप एक तरफ तो उनको बुरा कहते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि नहीं एक्शन रिएक्शन होता है, और फिर आप अपनी पार्टी का यह भी ठेका लेते हैं कि नहीं उससे ज्यादा तो महान कोई है ही नहीं। मौत के सौदागर की बात शुरू की, दिग्विजय ने नरेंद्र मोदी के लिए कहा मनोरोगी है, पागल है, झूठा है। जयराम रमेश पढ़े लिखे, वो कहते हैं कि वो लोमड़ी है, वो भेड़िया है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर जिनको आप अपने से छोटा मानते हैं, जिनके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है, जो देश में फिरका परस्ती फैला रहे हैं, जो देश में लड़ा रहे हैं, समाजवादी 10 घंटे बैठते हैं, 10 बात नहीं कर पाते, आप उनसे तो कह रहे हैं कि उनसे तो हमें यही तवक्को है, लेकिन भाई इस देश के लोग आपकी महान पार्टी से यह तवक्को नहीं करते कि आपके लोग, एक मंत्री आपकी वहां जाकर के अपने क्षेत्र में कहता है कि जवान औरत जब बूढ़ी हो जाती है तो मजा नहीं देती। सलमान खुर्शीद कहता है कि मेरे इलाके में आओ, वापस नहीं जा सकते। आप किस तरीके की पार्टी हैं भाई? सलमान खुर्शीद के अब्बा जान मंत्री, उनके नाना प्रेसिडेंट, आप क्यों अपना आपा खो रहे हैं? जो लोग खो रहे हैं, जिनकी बातें में आप कह रहे हैं, उनका तो कोई स्तर ही नहीं है, ना विचारधारा है उनकी, लेकिन आपकी तो बहुत मजबूत विचारधारा है। सवाल यह है कि ये दो पार्टियों में आप कहिए क्या कहते हैं कि आप भी कम नहीं है, आपने भी वही सब किया जो दूसरे कर रहे हैं, और अब आप अपने आप को महान बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये मत करिए। नहीं है ना, नहीं, ये बात सच नहीं जी।
कौन किससे कम नहीं? आपको लगता है कोई किसी से कम है? जो पूरे माहौल में इस वक्त आप देखिए तमाम कांग्रेस के नेता का, आप देखिए कांग्रेस के नेताओं का भाषण देखिए, उनके शब्दों का चयन देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता के देखिए, भाजपा का देखिए, आम आदमी पार्टी जो पार्टी अभी दावा कर अभी दावा करती हुई नजर आई पूरे एक साल से कि हम भारत के सियासत में बदलाव का जरिया बनेंगे, वो खुद बदल गए हैं। तो किससे उम्मीद की जाए, कहां से उम्मीद की जाए और क्यों नहीं उम्मीद की जाए? दोनों ये तमाम सवाल है शकील साहब। सही बात है, आप जो कह रहे हैं उम्मीद किससे की जाए नहीं की जाए, जब बड़ी विपक्ष की पार्टियां जो सत्ता पक्षी पार्टी को अपनी बात नहीं कर रहे हैं, जब प्रधानमंत्री के पद के लिए चयनित करती है उस जिस व्यक्ति का, और उनके अगर आप पहले से हमें कहते तो पूरी उनके टेप हम आपको सुनवा देते, आप ही के टीवी पर सुनवा देते कि किस तरह के भाषाओं का इस्तेमाल चीफ मिनिस्टर बनने के बाद से ही अपनी पार्टी के लोगों के लिए इस्तेमाल किया उन्होंने और दूसरी पार्टियों के लिए। ये नहीं है कि सिर्फ दूसरी पार्टियों के लिए, ये अलग बात है कि आप टेप दूसरा सुना रहे हैं, हम आपको अगर इस पर रखिए तो मैं टेप तमाम टेप सुनाइए, आप तमाम टेप की बात करें, मैं जो बातें कांग्रेस के लोगों ने आपकी तुलना में कुछ नहीं कहा है, नहीं कहना चाहिए, दावा में एग्री करते हैं, आप दावा करना चाहिए, मैं तो आपकी करिएगा आप शुरुआत, ये नहीं कह रहा शकील साहब, कुछ ना कुछ होगा भाई, जिसके फैक्ट्री में सिखाया जाता है ट्रेनिंग यही दी जाती है, वहां क्या होगा? आप ट्रैप कर रहे हैं, आप फंसा रहे हैं, आप कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। मैं तो शकील भाई कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि उनकी फैक्ट्री में सिखाया यही जाता है, वो अनपढ़ जाहिल लोग हैं, गाली देने की उनकी संस्कृति है। बट मैं कह रहा हूं, क्या दिग्विजय ने पागल, झूठा, मानसिक रोगी नरेंद्र मोदी को नहीं कहा? क्या श्री प्रकाश जायसवाल ने औरतों के बारे में क्या कहा नहीं पता? क्या सलमान खुर्शीद ने यह कहा कि फरक्काबाद आओ उसके बाद जाके देखो? ये सब रिकॉर्ड पे है। मैं ये बात आपको इसलिए याद दिला रहा हूं, इसका मतलब मेरा ये होगी, मैं तो बने नहीं पता, लेकिन आप महानता का सर्टिफिकेट ले रहे हैं, आप मचान पे बैठे हैं और आप कह रहे हैं कि हम तो बहुत महान हैं। एकदम अभी हमारे कांग्रेस पार्टी के मित्र बोल रहे हैं, मैं तो एक बात की और आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, ये व्यवहार कांग्रेस का केवल बयानों तक सीमित नहीं है, केवल एक्शन और रिएक्शन तक सीमित नहीं है। आज तक कभी भी देश में ऐसा नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी की दिल्ली में जो ऐतिहासिक रैली हुई, पूरे देश में देखी, इंटरनेशनल स्तर पे लोगों की देखी गई। उस रैली के पहले दिन पूरे सभी पेपर्स में एक एक पेज के आप ऐड देते हो, आया आया फेंको आया, इसको हटाओ, इस प्रकार के होर्डिंग लगाते हो। वो रैली की जगह पे भी होर्डिंग लगाए गए। आखिर चुनाव आयोग के निर्देश से पुलिस को वो होर्डिंग हटाने पड़े, वहां हैवाक ना हो, वहां दंगा ना हो। अब इस प्रकार का व्यवहार अगर कांग्रेस पार्टी किसी रैली के आमने सामने जाके करेगी, कल आदमी भी वहां छोड़ेगी, तो इसका क्या जवाब है? ये क्या रिस्पॉन्सिबल पार्टी का जवाब है? मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के कारण पूरी कांग्रेस हैवाक हो गई है। जयराम रमेश हो, चिदंबरम हो, सब नेता लोगों के बोलने में यह बात आ रही है कि नरेंद्र मोदी जी एक ताकत है, उसकी दखल लेना पड़ेगी, वो एक तूफान आ रहा है, और उसके बौखलाहट में इस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस पार्टी के माध्यम से फिर बयानों में हो रहा है, व्यवहार में हो रहा है, और इसका कोई एक्सक्यूज नहीं। मुझे बताओ, आज तक कभी भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के ऐसे रैली में, इस प्रकार की रैली में विकृत व्यवहार किया हो? इस प्रकार का व्यवहार करना हम उचित नहीं समझते, किसी ने भी नहीं करना चाहिए। जी शकील साहब, नहीं ऐसा है कि उन्होंने बड़ी साफ शब्दों में कहा कि कहां से आप शुरुआत करते हैं और कहां तक जाते हैं। आप वहां तक आप कह रहे थे कि उनकी फैक्ट्री में उनको जो सिखाया जाता है, आप ये देखिए वहां तो फैक्ट्री है, फैक्ट्री नहीं है। तो आखिर कोई तो जो आप कह रहे हैं विपक्ष, चंद बयानों को आप ले लेते हैं, वो कह रहे हैं बयान तक सीमित नहीं है कांग्रेस पार्टी। कह रहे हैं श्याम जी, कह रहे हैं कि आप तो नहीं बयान तक वो क्या कह रहे हैं वो तो ठीक कह रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं, बातों को कह रहे हैं कि बयान तक ही कहां एक्शन में करते हैं, और एक्शन में किस तरह से दंगे फसाद बर्पा करने वाले लोग हैं, ये इनको है वाकफियत, आपको अच्छी तरह वाकफियत है। जब पूरे देश की जनता के एक बड़े सेक्शन को डराने का कोशिश कर रहे हैं कि मोदी आया, यही कह रहे हैं ना। दूसरा कोई कह रहा है कि आप वोट घर में बैठ जाओ, वोट मत दो। अरे ये जो एक साजिश है, धमकी भरी जो साजिश करते हैं, ये तो एक्शन अपनी बता रहे हैं जिस तरह से होता है। इनके यहां क्या है, वही है कि झूठ इतनी बोलो, जोर से बोलो, अपनी बातों को गलत तरीके से इस तरह रखो और बार बार रखो कि ये सच साबित हो जाए। और इस काम में हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के हमारे साथी भी
कहीं ना कहीं मददगार हैं इनके प्रचार करने के तंत्र में, बिल्कुल, हमारे साथ हो गए। तो ये तो इनका थ्योरी है और इस थ्योरी के ऊपर चल रहे हैं। अब आप नहीं, हम नहीं मानते हैं कि कांग्रेस की तुलना इनसे की जा सकती है एक्शन में। ये बोलने के लिए 2-4 इशू, चूंकि ये टॉपिक आज इनको पहले से मालूम होगा ना, 2-4 बातें सुन के आ गए हैं, लेकिन यह तो पड़ी हुई है। मोदी जी की कोई टेप और कोई स्पीच यहां सुना दीजिए ना, उसमें 25 चीजें अपने साथ सामने आ जाएगी। एक स्पीच भी सुना दीजिए 10 मिनट की। तो ये मैं नहीं कहता, लेकिन हम इसको जस्टिफाइड नहीं कहते हैं। हमने पहले भी कहा, आज भी कहते हैं। तरफ कहते हैं रिएक्शन है, एक्शन नहीं, रिएक्शन जो हो रहा है वो सच्चाई हो रहा है, तो हम नहीं बोले, हम तो सच बोल रहे हैं। हम समझते हैं कि सब लोग नहीं, रिएक्शन ही क्या कर, रिएक्शन तो ये पैदा कर रहे हैं पूरे समाज में। एक्शन तो इनका हो रहा है, रिएक्शन थोड़ी। रिएक्टेड तो समाज है, सोसाइटी है, इस देश के लोग तय कर लिया है कि जो मुद्दा है उस पर बात नहीं करनी है। मुद्दे का कोई लॉजिक नहीं बता रहे हैं, बस ये रिएक्शन एक्शन की बात कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि जब ये शब्द इस्तेमाल किया शकील साहब ने कि भारतीय कांग्रेस पार्टी एक महान पार्टी है, उसका एक संस्कार है, उसकी एक संस्कृति है, उसका एक इतिहास है, तो इतनी महान पार्टी की अध्यक्षता को गुजरात में ये मौत का सौदागर कहने की क्या जरूरत पड़ी। और फिर मैंने यहां तक कहा कि राहुल गांधी अच्छे खासे चल रहे थे, बता रहे थे कि फूड बिल ले लो, लैंड बिल ले लो, ये तमाम बिल बेच रहे थे। यकायक उनको क्या लगा, क्या कहते हैं कि मेरी दादी मर गई हैं और मेरे पिताजी को भी मार दिया, फिर मुझे भी मार देंगे। फिर वो गुजरात मुजफ्फरनगर के दंगों पे पहुंच गए, फिर आईएसआई आ गई, फिर आईएसआई एक आईबी के आदमी इन्होंने बता दिया, फिर उसके बाद में पटना के अंदर धमाके होते हैं। धमाके होके लोग अभी हॉस्पिटल नहीं पहुंचते। दिग्विजय सिंह और सत्यव्रत चतुर्वेदी कहते हैं हमें मालूम है आरएसएस क्या क्या खेल कर सकती है। आप क्या चाहते क्या हैं? आप तो एक्शन भी कर रहे हैं, आप रिएक्शन भी कर रहे हैं, और फिर आप कहते हैं ये झूठ की फैक्ट्री है, ये दंगों की फैक्ट्री है। वो कहता है मंच पे खड़े होकर ये दंगा कराते हैं, और अपने मुंह पे दंगों का पूरा इतिहास की कालिक पुती हुई है कांग्रेस के, उसको कांग्रेस ही नहीं देखना चाहता है। अपने कालिक को कम करने के लिए कहते हैं बीजेपी आरएसएस, बीजेपी आरएसएस। मुझे लगता है इसके अलावा कोई तीसरी चीज नजर नहीं आती कि इस देश में दंगों में मुसलमान भी शामिल हैं, मुसलमानों की बहुत सी तंजीमें भी शामिल हैं, उनको कैसे पकड़ा जाए? नहीं, इस तरीके से ये दंगा भड़काते हैं, उनको सिंधी पर बैन लगा है, और लोगों और बैन से क्या होता है? बैन तो आरएसएस पे जेल जा रहे हैं। ये बच्चे पढ़े जो आइडियोलॉजिकल ये लोग हैं जो दंगे की फैक्ट्री से दंगे आपने कराया था, आपने नहीं कराया था, कराया था, हारवेरी पे कराया था, दिल्ली में कराया था, हरियाणा में कराया, मुरादाबाद में ये सब दंगों में आरएसएस और बीजेपी का आपने किया क्या? सरकार आपके पास थी, रिपोर्ट आई तो क्या किया आपने? रिपोर्ट तो श्री कृष्ण आयोग की भी है। आप अपने दंगों का तो हिसाब दे दें, आप दिल्ली के और वहां के दंगों का तो बारे में बता दें। आप क्या कह रहे हैं? गुजरात के दंगे पीछे हो जाएंगे इन दंगों का नाम लेकर बोलने से? क्या चाहते हैं आप? ये बताना चाहते हैं कि दंगे की राजनीति की जाए? वहां भी आपको लगता है कि मोदी राजनीति वापस दंगे अभी जो ये भाषाई दंगे, भाषाई दंगा है या भाषाई हिंसा है, और कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहने वाले तमाम लोग जो मुद्दों की बात है जिस पर जवाब देना है उन्हें, फूड बिल बताएं, लैंड बिल बताएं, महंगाई बताएं, भ्रष्टाचार बताएं, इस देश की सीमाएं रक्षित, इस पे सवाल न पूछा जाए तो मोदी ने मामा को क्यों कहा, मोदी ने बीमार क्यों कहा? उसका बेटा अपने आप ही सोनिया गांधी का पब्लिक कह रहा है मेरी मां बीमार है, तो उस पर रिएक्शन नहीं होगा। बीमार को ये कह रहे पागल है, बीमार ना कहा जाए। उन्होंने तो उसने भी यही कहा कि मां बीमार है तो बेटे को भेजे, वो साबित करे। तो उसने कोई गाली तो नहीं दी, और सबको मालूम है मामा कौन थे, मामा चले गए। तो भाई सवाल यह है कि इस देश के सीरियल को, इस देश के मीडिया को भी आप जिम्मेदार ठहरा दें कि वो मोदी के साथ आप सुविधा के अनुसार अपनी बात को सच साबित करना चाहते हैं, जो कि झूठ के पुलंदे पे खड़ी हुई है। नहीं, आपके जैसे लोग अगर मौजूद, अब मेरे जैसे लोग तो हमारे श्याम जाजू जी को पार्टी में बोलने की कोई खास जरूरत नहीं है। उनको ट्रेनिंग मिली उनके, लेकिन आप तो बिना ट्रेनिंग लिए हुए उनको भी पीछे छोड़ रहे हैं। मुश्किल तो ये है ना, पार्टी वाले जाने के, लेकिन मैं ये देश जानते हैं आपने छोड़ दिया ना विषय से। इसका कई पहलू हैं, जो विषय है उस पर हम वापस आना चाहते हैं। और विषय ये है कि आखिर जो चुनाव आते आते राजनेताओं की भाषा में जो अभद्रता जो देखी जाती है उसके पीछे कुछ तो कारण है। कुछ एक कारण तो ये है कि उनके पास कोई नीति नहीं है,
उनके पास ये भी कारण है कि उनके पास मुद्दे नहीं है। जनता को वो 100 बार झूठ बोल चुके हैं। जनता के पास जाने के बाद उनको जो सवाल का जवाब देना चाहिए वो सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं। ये तमाम कारण हैं, लेकिन सवाल है कि इस तरह की चीजों पे रोक कैसे लगे, ये सवाल है। क्या बीजेपी एज अ पार्टी, बीजेपी के जो नेता है वो अपने नेताओं को कि आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें जो किसी भी राजनीतिक मर्यादाओं के खिलाफ हो, इसका इस बात को लेके गंभीरता से इस पर विचार करके अपने पार्टी नेताओं को ऐसा निर्देश देंगे? श्याम जी, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। अपने नेता क्या बोले, कैसे रिएक्ट करे, ये अपना अपना विषय है, अपनी आचार संहिता है जी। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब हम विपक्ष में थे तब देश में सबसे पहली पार्टी यह है कि पार्लियामेंट में हम अपना व्यवहार कैसा करें। पहले आपको याद होगा दर्शक दीर्घा से पर्चे फेंके जाते थे, वो एक एजिटेशन का पार्ट रहता था, मूवमेंट का पार्ट रहता था, एजेंडे पे विषय लाने का, वहां दंगा कराना, वहां बातें कराना, वहां से नारे लगवाना। यह भारतीय जनता पार्टी है। इन्होंने अपने डूज एंड डोंट्स के बारे में एक आचार संहिता तय की है कि हमारे लोग, वो विधानसभा में हो, लोकसभा में हो या पब्लिक व्यवहार में हो, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि सभी पार्टियों को यह करना चाहिए, और जब तक पार्टी के प्रमुख विपक्ष, सत्ताधारी पार्टी के हो या विपक्ष के हो, यह नहीं करते, स्वाभाविक रूप से ब्यूरोक्रेसी का भी इस प्रकार का मनोबल होता है। कल का जो सिन्हा का बयान है, जो सीबीआई के प्रमुख डायरेक्टर, उन्होंने जो कहा कि अगर आप रेप प्रतिकार नहीं कर सकते तो एंजॉय करो, ये कौन सी हिम्मत एक ऑल इंडिया लेवल के सीबीआई के चीफ की होती है। उन्होंने भी देश के केंद्रीय मंत्री का बयान है, श्री प्रकाश जायसवाल को बयान को देखेंगे तब केंद्रीय मंत्री के बयान इस तरह के हो सकते हैं बेतुका, तो सीबीआई के डायरेक्टर का भी बयान बेतुका हो सकता है। जो देश का नेतृत्व है, जो देश को नेतृत्व देता है, लीडरशिप है, अगर वो उसके उनमें संयम नहीं है, अगर उनमें गंभीरता नहीं है, अगर उनके शब्दों के चयन में अगर वहां पे खामियां हैं, तो ये तो असर तो हर जगह देखी ही जाएगी। श्याम जी, हर जगह हो सकता है इसका असर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र पर असर होता है। वैसे ही अपने सांसद को दिग्विजय सिंह कहते हैं कि टंच माल है जो वहां मंच पर बैठी है। यानी एक प्रकार से अपनी मान मर्यादा सब छोड़कर इस प्रकार की भाषा का उपयोग होता है, और ऑल इंडिया लेवल के लीडर ये करते समय पार्टियां उनको डिसोन नहीं कर रही है। तो यही बात अग्रवाल साहब कह रहे थे, नरेश अग्रवाल, की मोदी किसी ग्राम प्रधान या विधायक का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आप प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, आपको राष्ट्रीय मुद्दों पे बातचीत करना चाहिए। ये बात अग्रवाल साहब कह रहे हैं, इसमें क्या फिर खामी है? पर राष्ट्रीय मुद्दों की बातें कहते समय एक चाय वाला, एक गरीब, एक हीन व्यक्ति, उनका जो मन में जो एजेंडा है वो क्या व्यक्त होता है, और ऑल इंडिया लेवल पर इस प्रकार का एजेंडा व्यक्त करके उनके पार्टी उनसे डिसोन नहीं कर रही है। जी, आपको लगता है कि इस चाहे उन्होंने जो कहा है, लेकिन वो साथ साथ ये भी जोड़ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत करनी चाहिए, ना कि छोटे छोटे इस तरह की बातचीत को उठा करके जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो जायज नहीं है, उससे उनकी राष्ट्रीय सोच झलकती नहीं है, वो ये कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का कोई भी स्पीच निकाल के आप देखिए जी, उसमें एक विजनरी लीडर झलकता है, पूरा देश उसका अध्ययन कर रहा है। आज कांग्रेस पार्टी की जरूरत यह हो गई, उनका 10 मिनट का स्पीच हो या आधे घंटे का हो, उसको माइक्रोस्कोपिक देखकर उसमें कैसी गलतियां निकाली जाएगी और कैसा उस पर बोला जाएगा। एक बार तो राहुल जी की यह जरूरत हो गई कि हमारे पार्टी का कोई नेता मोदी जी पर बोलेगा नहीं, उसके लिए 2 सेपरेट प्रवक्ता अलर्ट किए। इतना भय इनके मन में मोदी जी का आ गया है। मोदी जी के हर स्पीच में एक विजनरी लीडर झलकता है, एक पॉलिसी, विदेश नीति का विषय हो, राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय हो, डेवलपमेंट का विषय हो, और सबसे ज्यादा प्रोमिनेंस उन्होंने आज तक डेवलपमेंट को दिया है, जो गुजरात में उन्होंने करके दिखाया, और पूरे देश का इसी प्रकार का विकास की कल्पना लेकर उनके भाषण में पूरे सब इसी प्रकार के मुद्दों का उल्लेख रहता है। जी, पुष्पेंद्र, आपको लगता है ये रुकता हुआ नजर आएगा, ये बढ़ता हुआ ये बढ़ते जाएगा? जैसे क्योंकि अभी तो ये 4-5 राज्यों में चुनाव है, फिर लोकसभा के चुनाव है, और चुनाव होते होते इस तरह की भाषा पीछे भी हमने 2009 में भी 2004 में भी देखा है, किस तरह से चुनाव के हार जीत का दबाव हो, या फिर सुर्खियां हो, या फिर जिसे कहते हैं शून्यता, वैचारिक शून्यता के कारण, जिस कारण से भी हो,
इन चीजों में बढ़ोतरी हो रही है लगातार। आप देखिए, देखिए, इसको रोकने के प्रयास भी नहीं किए जा रहे हैं, इसको जस्टिफाई किए जाते हैं, इसको रिएक्शन कह के इसको कहते हैं कि ये तो रिएक्शन है, एवरी एक्शन। न्यूटन के थर्ड लॉ को शकील साहब कह रहे हैं कि न्यूटन के लॉ को के तरह जो है यहां पे भी चीजें होती है। गलत है ये भी कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि ये होगा। लेकिन मैंने कहा कि वो न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वो जब गुजरात में चलता है कि एवरी एक्शन देयर मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो वहां भी रिएक्शन हुआ। जब उस वक्त ये बयान आ गया तो बहुत बुरा लगा लोगों को, ये तो अजीब बात कर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि इस बात पे आप न जाएं। असल मुद्दा ये है कि सरकार में जो है उसके पास देने और बताने के लिए लोगों को नहीं है, और जो जहां विपक्ष में है वो सत्ता से सवाल पूछ रहा है। चाहे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पूछ रही हो, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पूछ रही हो, लेकिन राजस्थान में बीजेपी सवाल पूछ रही है। और अगर आप देश में हैं, देश की सरकार चला रहे हैं, तो आपको जवाब देना होगा। आप बताएं कि आपने रिकॉर्ड पे कहा 100 दिन में महंगाई कम होगी, उसका कोई जवाब बता दें। महंगाई क्यों बढ़ रही है यह भी बता दें। पिछले 10 साल से हम यही सुन रहे हैं कि विदेशों में हालात खराब है, तो हो रहा है। अब बताएं कि डॉलर जो है वो 63 रुपए क्यों है। अब जब इन मुद्दों पर बात होगी तो जो जहां सत्ता में है उसको जवाब देने में थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, तो वो बातों को दाएं बाएं कर रहा है। आज बताएं ना दिल्ली के अंदर कि आप 80 रुपए किलो प्याज, टमाटर, आलू, ये मुद्दे क्यों हैं, क्यों बढ़ रही है प्याज, इसका कोई कारण बताए। जो भी हो, मैंने ये नहीं कहा कि गलत है सही है, लेकिन कोई बताना नहीं चाहता। फूड बिल कब आएगा, कैसे आप देंगे, उसको कैसे प्रोक्योरमेंट, उसका कोई जवाब नहीं। तो देखिए, मैं कह रहा हूं कि जो सत्ता में लोग बैठे हुए लोग हैं वो भटकाने की कोशिश कर रहे हैं कि जवाब न मांगे। 2 रुपए किलो अनाज देंगे कि 1 रुपए किलो चावल देंगे, कि हम आपको 4.5% देंगे, कि नहीं हम 18% देंगे, कि संसाधनों पे मुसलमानों का कब्जा है, कि नहीं आप ऐसा करिए कि आप लोन ले लीजिए, आप मुसलमान हैं, आप वापस। ये तमाम सारी इमोशनल बातें लोगों को भटकाने और डायलॉग तक हैं, ताकि ताली बज जाए और लगे कि हम कुछ करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप करना चाहते तो 10 साल हो गए। लोग ये भी पूछेंगे कि अगर आप करना चाहते तो 10 साल के बाद बैठे क्यों थे। फिर मैं वही बात रिपीट करूंगा कि भाई, अगर आपको मुसलमानों से हमदर्दी थी तो उत्तर प्रदेश के चुनाव से 12 घंटे पहले आपने अनाउंस कर दिया कि हम 4.5%। तो ये तमाम सारे जो छिजली बातें हो रही हैं, जिसमें आप शब्दों की बात कह रहे हैं, उनको आप भाषा की हिंसा की बात भी कह सकते हैं, ये तमाम जो बहुत निचले स्तर की भाषा, ये सिर्फ जानबूझ करके जो भी सत्ता में बैठे हैं जानबूझ करके ये उसको उछालना चाहते हैं, ताकि जो असल बहस है उस पर बात ना आए और बात हवा हो जाए। क्योंकि असली मुद्दों पे बात आएगी तो लोग पूछेंगे कि आपने ये क्या किया, ये क्यों नहीं किया, ये कैसे किया, ये वादा था, यहां पैसा था, उस पर बात ही नहीं आए। आज भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है कोई पूछ नहीं रहा है। आज सीबीआई की मीटिंग में प्रधानमंत्री बैठ के सीबीआई के बारे में कह देते हैं कि नहीं आप अपनी लिमिट में रहिए, लेकिन वही सीबीआई से कहते हैं आपकी फाइल चोरी हो गई। क्यों इस देश की सबसे बड़ी सर्वोच्च न्यायालय को यह बताना पड़ रहा है कि नहीं मेरे अंडर में। तो ये तमाम सारे सवाल हैं। ये सारी चीजें एक साथ बयान कर देते हैं, जैसे लगता हो कि एक पार्टी का स्पीच लिखा हुआ है जिसको ये बोल देते हैं। अगर पत्रकार की तरह एनालिसिस करें अगर सही तरीके से, तो कुछ लगे कि कोई बात आप कह रहे हैं ये मुसलमान शब्द, यानी जो बीजेपी का एजेंडा है उस एजेंडा को ये बयान कर रहे हैं। कहां मुसलमानों को कहा गया, कौन से कानून में कहां पर है, आप बताइए। आपने बता दिया कि मुसलमानों को लोन लेने की है और जन्म करना, बताइए कहां, कौन सा कानून है, कहां पर है। सुनिए, आपके चीफ मिनिस्टर के नंबर 2 ने कर्नाटक में बयान दिया टेलीविजन पे। शकील साहब, आप चीजों को सुने, आपको मुसलमान आप सुनते हैं, आप ही नहीं सुनते हैं, ये कहीं कानून है। और कम्युनिज्म की बात करके उनके काम आपकी दिक्कत ये है कि मुसलमान का नाम आते ही आपको मुसलमान आपको कहते हैं। आप बताइए इस मुल्क के, आप झूठ बोल रहे हैं टेलीविजन के ऊपर। आपके मंत्री ने कहा, आप क्या बात कहते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं आप, इसीलिए कि मास्क हो रहे आरएसएस का, और उसके बाद अब आप प्रचार बने हुए हैं और आप दूसरे को झूठ बोल रहे हैं, झूठे हैं। इस तरह के आप देखिए जिस पर डिबेट कर रहे हैं वैसे लोग यहाँ मौजूद हैं, वैसे ही लोग मौजूद हैं। ये तो श्याम जाजू जी वहां बैठे, उसका इंपैक्ट इतना इनके ऊपर पड़ जाता है कि वो सब उल्लंघन ये कर देते हैं। यहाँ पे उल्लंघन हो गया, कहां कौन सा उल्लंघन किया? सारे शब्द आप झूठे, झूठ बोल रहे हैं, आपको बात ही नहीं मान रहे। अब आपको संसद लग रही है देश में शब्दों के बाद आप मुसलमान और ये और वो लाते हैं, कहां से लाते हैं? आपको प्रॉब्लम ये है आप लाना चाहते हैं। आपका यूपीए एजेंडा देख रहा हूं। क्या प्रधानमंत्री ने कहा कि
अपना एजेंडा वापस में लौटना चाहता हूँ। नहीं, आपका एजेंडा तो प्रूफ हो गया कि हाँ यही करेंगे इस आइडियोलॉजी के लोग। और क्या आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं? आप अपनी आइडियोलॉजी बता देना। आप तो कांग्रेस जो बयान मुसलमानों के बारे में देगी वो आरएसएस का पर्चा पड़ रहा है, पत्रकार आरएसएस है, मीडिया आरएसएस है। आप जो है अल्लाह मियां के उतरे वो फरीक आपके बारे में तो क्वेश्चन मार्क जरूर है। आपसे पूछा मैंने, आपकी लीडरशिप पे और आपके लीडर के ऊपर सवाल है, आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? नहीं लीडरशिप कोई सवाल नहीं ना। आप सवालों का बखान, आप कम्युनलिज्म और बीजेपी के बारे में आप हर पार्टी में होते हैं, चावल होते हैं, आपका कम्युनल एजेंडा है, आप नहीं बताना चाहते हैं उसको, आपको सुनने में प्रॉब्लम होती है। जो हमारा एजेंडा है उस पर हम वापस आना चाहते हैं कि आप इसको रोकते हैं, यही तो हम देख रहे हैं। नहीं है, आप रोकते हैं उसको जो चुप है। नहीं, आप और पुष्पेंद्र जी दोनों बोल रहे हैं, चुप तो मैं था, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा है कि क्या आने वाले समय में इसको रोकने के लिए पार्टी के तरफ से अब समय चुनाव आयोग लगातार देखिए नोटिस दिया, नरेंद्र मोदी को नोटिस दिया, राहुल गांधी को उन्होंने कहा कि आप किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करिए, कैसे कितना संयम आपको बरतना है। तो कहीं ना कहीं ये बड़े नेता है, ये वो छोटे नेता नहीं है जिसके ऊपर कोई नेता यहां से जब शुरुआत होगी तो अंत कहां होगा। तो सवाल यहां पे आके कि चुनाव आयोग आचार संहिता के मद्देनजर राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी को इस बाबत सचेत कर रहा है, आप ये देखें, तो इसका रोकथाम कहां से होगा? नहीं देखिए, जैसे चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं, ये दोनों और ये दोनों बड़ी पार्टियों के सबसे बड़े नेताओं के लिए उन्होंने कहा है, निश्चित रूप से उस पर अभी हमारे उस पर आप देखें होगी नहीं, सोच का फर्क है। नरेंद्र मोदी के ऊपर कांग्रेस में अभी हमारे भाई बोल रहे थे कि रोक लगा दी गई है। अब अभी घबराहट ये शब्दों का लिखे, लेकिन नरेंद्र मोदी को ये पार्टी नोटिस नहीं ले रही है, उनके हर बातों को जवाब कोई ना दे, इसके लिए भी रोक लगा दी गई, तो ये तो अच्छी बात थी। तो इसको घबराहट ले रहे हैं। तो हम समझते हैं कि निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी जी जो बड़े पार्टियों के बड़े लीडर हैं, वो अपने लैंग्वेज को अगर कंट्रोल करेंगे तो नीचे भी कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन इस देश की जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टियां जिस तरह से समझदारी का बर्ताव करेंगे, कोई जरूरी नहीं कि ये मीडिया के लोग भी उसी जिम्मेदारी के साथ बिहेवियर करें। कई बार तो पूरी स्पीच में एक शब्द अगर कोई चीज गलत है जो रौ से मुंह से भी निकल सकता है, कोई पार्टी के लोग हों, वही मीडिया पर दिन रात चलता रहेगा और कोई उपलब्धियों की नहीं चलेगी। तो थोड़ा सा हमको लग रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया अभी एस्टेब्लिश नहीं हुई है। हर आदमी पब्लिसिटी के लिए व्याकुलता है। मैं आपको इल्जाम नहीं लगा रहा हूं कि व्याकुलता है बहुत लोगों को पब्लिसिटी के लिए, इसका भी कहीं ना कहीं पर उपयोग हो रहा है। हम समझते हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के भाई, अगर हमारे यहाँ पटना में आप जानते हैं कि एक कृष्ण फोटोग्राफर, कोई फंक्शन हो जाए वो पहुंच गया कि पूरा दरहम बरहम हो जाता था फोटो के लिए। तो एक तो अभी भी साइकोलॉजी है हमारी, तो साइकोलॉजी अगर इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के लोग भी थोड़ी सी अगर कोऑपरेट करें तो पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के राहुल गांधी को पे लगाम लगाएंगे, नरेंद्र मोदी पे लगाम लगाएंगे, आगे जो आप कह रहे हैं पूरी सवाल तो इसमें एक बहुत बड़ी है कि पूरी पार्टी में कोई दो बड़े नेता नहीं है। आपने कहा तो हमने वो कह रहे हैं कि सारे पार्टी के लोगों के ऊपर संयम बरतेंगे जब दो बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहां से, मीडिया पे आप मीडिया पर 80% इसी तरह की सेंसेशन दिखाएंगे तो लोग मजबूर है सेंसेशन। जब आप बोलेंगे तो उसको दिखाया नहीं जाए। आप ये कह रहे हैं कि साजिया आम आदमी पार्टी गृह मंत्री के खिलाफ, मेरा सवाल है कि गृह मंत्री के खिलाफ अगर इस तरह का बयान हो, इस तरह के भाषा का खुली रूप से गाली दे, उस पर मीडिया पे चर्चा न हो, नहीं ना चर्चा कर रहे हैं हमारे भाई, वो तो बात उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूं कि जब बड़े दो पार्टियों को इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिस दिया, आप कह रहे हैं, हम समझते हैं कि दोनों पार्टियों के बड़े नेता में संयम आएगा तो दूसरे लोग में भी संयम आएगा।
ये एक बात मैंने आपकी कहा। दूसरी बात कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया अभी हिंदुस्तान के अंदर पूरी एस्टेब्लिश और नई है, अभी नहीं हो पाई है, परिपक्व जिसको कहा जाए नहीं हो पाई है। अभी बहुत सारे लोग हैं जो टेलीविजन पर आने के लिए कुछ भी करने को बेचैन रहते हैं, ऐसे लोग भी हैं। लेकिन हम समझते हैं कि पत्रकार जो है ज्यादा समाज के लिए अनुभवी हैं, तो ऐसी चीजों को छोड़ दें। नरेंद्र मोदी की हो या कोई की स्पीच, आधे घंटे की स्पीच होती है, अगर सही बात वो तो नहीं आती है, वो 2-4 मिनट जो गड़बड़ी होती है वही इशू बनता है मीडिया का। शकील भाई की और श्याम जी की बात में ये बात कॉमन है कि कुछ देर पहले श्याम जी ने भी यही कहा कि चाहे राहुल का भाषण हो या मोदी का भाषण हो, आधे घंटे तक वो पानी कैसे होगा और बिजली कैसे बनेगी और वहां कैसे होगा, उस बात को ना होकर के सडनली कोई एक छोटी सी बात होती है। अब राहुल गांधी ने भी भाषण दिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि साहब वो ISI, तो मीडिया ने उसी को पकड़ा। अब सवाल यह है कि मीडिया खबर कैसे तय करेगा, ये नेता नहीं तय कर सकते, ये पार्टियां तय नहीं कर सकती। और मीडिया को क्रेडिट देना चाहिए इस बात का कि जिन में फिर कह रहा हूं, मैं आप पार्टी का जिक्र इसलिए नहीं करना चाहता कि वो तो पैदा भी नहीं हुई है, उसके बारे में सोचने की बात भी नहीं करना चाहता कि उसमें लोगों ने क्या बोला और क्या नहीं कहा, क्या। लेकिन देश की दो बड़ी पार्टियों को अगर मीडिया दिखाता है और बताता है कि जिन नेताओं को आप महान समझते हैं ये क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तो ये मीडिया को क्रेडिट देना चाहिए। आखिर मीडिया अपना पैसा खर्च करके चलाता है, मीडिया सरकार नहीं चला रही है, सरकार पैसा नहीं दे रही है, मीडिया चल रहा है। कंक्लूडिंग, निश्चित रूप से जो अभी शकील भाई ने भी कहा है और पुष्पेंद्र जी भी कह रहे हैं, समाज का माहौल ठीक करने का काम सबका है, राजनीतिक लोगों का ज्यादा है, जो समाज का नेतृत्व करते हैं उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से व्यवहार करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र जी, श्याम जी, शकील साहब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।